हाँ बेटा। तो इनको मिला देगी। तो है क्या, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एचजीएस की वैकेंसी आ गई है। हालांकि फॉर्म भरे जाएंगे 15 जनवरी। एचजेएस यानी हायर जुडिशियल सर्विस, ये लोग सीधे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज बनते हैं। पहले भी मेरे बहुत से स्टूडेंट एचजेएस हो चुके हैं और जिनके उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, झारखंड में तमाम लोग। मेन चीज ये है कि अब इसके लिए तैयारी कैसे करें और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए। सीआरपीसी पे हम चल रहे हैं। सीआरपीसी 1973 इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि पूरी उम्मीद है 100% कि ये जो एग्जाम होगा उत्तर प्रदेश एचजीएस का, इसमें सीआरपीसी 1973 ही एप्लीकेबल है। और उसमें ये इनको कौन सा ट्रायल करने का मौका मिलेगा, वो है सेशंस ट्रायल, हिंदी में सत्र विचार। अब ये इसी बिंदु पे हमें चर्चा करना है। देखो बेटा, आप किताब में पढ़ेंगे, वेयर एक्ट में पढ़ेंगे, वो सीधे सेक्शन टू सेक्शन के विषय में बताएंगे, लेकिन वो पढ़ाई अधूरी होती है। जैसे अगर सेशन ट्रायल है तो इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझेंगे कि नंबर एक, कि किन मामलों का विचारण सत्र न्यायालय करता है। एक बात तो आप सभी जानते हैं, आप लोग इतने जहीन हैं कि ट्रायल ऑलमोस्ट दो ही तरह की कोर्टें करती हैं। या तो मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट या सेशन जज साहिबान की कोर्ट। बहुत ही स्पेसिफिक एक्सेप्शनल मामले में हाई कोर्ट में ट्रायल होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में वे आने। अब उनमें से सेशन ट्रायल किन ऑफेंसेस का होगा? तो सीआरपीसी 1973 में जो दो अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं, उसमें फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम नंबर 6 में जहां पे लिखा हुआ है कि एक्सक्लूसिव ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, उन ऑफेंसेस का ट्रायल सत्र न्यायालय करते हैं। एक बार फिर समझ जाएं, अगर आईपीसी से रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो जिस ऑफेंस को फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम नंबर 6 में दिया गया है कोर्ट ऑफ सेशन, उन्हीं मामलों का ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन है। अब कोई चार्जशीट सीधे तो पहुंच नहीं जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन में। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो एचजेएस का एग्जाम होता है, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें एप्लीकेंट वही होते हैं जो कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस कर चुके हैं या प्रोसिक्यूशन सर्विसेज से आते हैं, तो दोनों को पर्याप्त अनुभव होता है। तो आपसे उसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा किए जाते हैं और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उसका आंसर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल नॉलेज के अनुसार देंगे। चाहे 302 का मैटर हो, चाहे सेक्शन नंबर 121 आईपीसी का मैटर हो, 395 हो, 396 हो, वॉट एवर इट में बी,
वो सबसे पहली चार्जशीट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जाना चाहिए और मजिस्ट्रेट साहब उस पर कॉग्निजेंस लेंगे। 190 के 1 के खंड नहीं, बी है कि सेकंड? बी में पब्लिक जब पुलिस रिपोर्ट पे कोई चीज जाती है तो वो 190 के 1 के बी में वो बेटा देंगे उस पर कॉग्निजेंस, और इसके बाद मुलजिम को तलब करेंगे, ऑलमोस्ट जेल में रहेगा तो जेल से तलबी हो जाएगी, और अगर वो बाहर है तो समन भेज के तलबी हो जाएगी। वो आएगा, उसके अपीयरेंस के बाद उसको कॉपीज दी जाएंगी। कौन सी कॉपी? वो कॉपी वो बेटा जिस पर अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन बेस्ड अपॉन है, मुनस्सिर है, ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अभियोजन करेगा उस आदमी के खिलाफ, उस मुजरिम के खिलाफ। तो वो जो है उनको कॉपी दे दी जाएगी किस सेक्शन में? 207 सीआरपीसी में कॉपी दे दी जाएगी। और कॉपी देने के बाद इस कॉपी में क्या क्या देना है बेटा? कॉपी में उसको दी जाएगी कॉपी ऑफ एफआईआर और चार्जशीट की कॉपी और 161 के बयान और कोई इंजरी रिपोर्ट, कोई पंचनामा रिपोर्ट, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अगर जो भी रिपोर्टें हैं सबकी कॉपी इसको दीजिए। कौन कौन बेटा? 161 सीआरपीसी के बयानों की कॉपी, 164 में बयानों की कॉपी अगर हुआ है, पंचनामे की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर हुआ है, इंजरी रिपोर्ट अगर कोई है, नक्शा नजरी की कॉपी से साइट प्लान कह रहे हैं ये। अब अगर कोई आपने केमिकल एग्जामिनेशन से कोई रिपोर्ट मंगाई है तो उस रिपोर्ट की कॉपी, ये सारी कॉपियां आपको देना। जब कॉपी मजिस्ट्रेट साहब दे देंगे 207 में, तब उनको लगेगी अगली पेशी पर कमिटल किस सेक्शन में होता है? सेक्शन नंबर 209 सीआरपीसी में होता है, 209 में होगा। तब वो मुकदमा कमिट कर दिया जाता है, कमिट टू कोर्ट ऑफ सेशन, यानी सेशन जज साहब के यहाँ वो कमिट हो जाता है। जब कमिटर होता है तो उसकी एक कॉपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी जाती जी देते, ताकि उसको मालूम हो जाए कि कौन से नया सेशन ट्रायल एक और बढ़ गया। तो कमिटर के बाद उसमें जो अगली पेशी पड़ती है वो फिर सेशन जज साहब के यहाँ पड़ेगी, वहीं उसको जाना होगा। लगे हाथ एक चीज और जान कि जिस समय वो पकड़ के आया है, जब जाएगा जुडिशल रिमांड, तो रिमांड वो जो होगा वो अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी बनेगा। लेकिन जिस दिन उसका कमिटल होगा, ध्यान से सुनिएगा, उस दिन वो रिमांड, वो जो वारंट है वो निरस्त हो जाएगा और वारंट अंडर सेक्शन 209 सीआरपीसी बनेगा। और उसके बाद जब अगली पेशी पड़ेगी सेशन जज साहब के यहाँ, वो जब पेश होगा तो फिर से वो वारंट 209 सीआरपीसी वाला कैंसिल हो जाएगा और दोबारा बन जाएगा कौन सा? 309 का। अब वही चलता रहेगा। तो ये वहां पर
अब ये मामला पहुंचा सेशन जज साहब के यहाँ। क्योंकि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि 193 में लिखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन को ज्यूरिडिक्शन तभी है, ही में टेक कॉग्निजेंस, जब कब कॉग्निजेंस ले सकते हैं? जब केस को मजिस्ट्रेट के द्वारा कमिट कर दिया गया हो, तभी उनके पास ज्यूरिडिक्शन है, अदरवाइज नहीं। खैर वहां गया। अब चाहे जज साहब खुद अपने यहाँ रखें, चाहे किसी के यहाँ भेज दें, अगर दूसरे एडीजे एडिशनल सेशन जज साहब के यहाँ भेजेंगे तो वो उसका प्रोविजन 194। अब सेशन ट्रायल शुरू हो रहा है। कहां से कहां तक धाराएं हैं बेटा? 225 to 237 ये धाराएं हैं सेशन ट्रायल की। अब सबसे पहली धारा 225। 225 क्या कह रही है? 225 कह रही है कि कोर्ट ऑफ सेशन में जो सरकार की तरफ से यानी अभियोजन पक्ष की तरफ से जो पैरवी करेंगे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही होंगे। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर ये मामला एफआईआर पे आया था, जिसे कहते हैं स्टेट केस, तो एफआईआर पे अगर मामला आया था बेटा, तो ये एफआईआर लिखी गई होगी, इसके बाद सरकार की तरफ से पैरवी अभियोजन अधिकारी लोग किए होंगे। अब यहाँ पे एडीजीसी एडीजीसी जो भी होगा मौके पर करेंगे। लेकिन बाई द वे ये मामला एज ए कॉम्प्लेंट केस आया होगा और वहां पे कॉम्प्लेनेंट की तरफ से कोई प्राइवेट अधिवक्ता महोदय रहे होंगे। लेकिन जैसे ही केस कमिट होकर अदालत में आ जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन में, अब उस कॉम्प्लेनेंट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही आर्गू करेंगे, काम करेंगे सरकार की तरफ से। समझ गए ये बात? ये बात दीगर है कि वो अपना वकील रख सकता है, ही विल असिस्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 225 का मामला यही है। इसको समझना इसलिए जरूरी कि अक्सर लोग कहा ये देख लिया उन्होंने, अच्छा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लेकिन क्यों लिखा गया है? वो इसीलिए लिखा गया है कॉम्प्लेंट केस के मामलों से निपटने के। अब आ गया 226, उसमें जो कहा गया है वो यही कहा गया है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट को बताएंगे कि इस केस के फैक्ट क्या हैं, मुल्जिमान के ऊपर एलिगेशन क्या है, और उन एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस क्या है, ये उनका काम। This has been given under section 226. Now the next section 227 और 227 में डिस्चार्ज है। बेटा डिस्चार्ज क्या होता है और एक्यूटल क्या होता है? एक्यूटल जब एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस हो जाता है, उसके बाद उसके आधार पे मुद्दे जब छोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं एक्विटल। और बिना गवाही के ही, अर्थात जितना जुडिशियल फाइल में मैटर है, अगर उसी के आधार पर जज साहब ने उसे कर दिया डिस्चार्ज, तो फिर डिस्चार्ज समझा जाता है। सेक्शन नंबर 227 क्या मुख्य रूप से काम करना है कोर्ट को? कोर्ट को मुख्य रूप से जुडिशियल फाइल का अध्ययन करना है और दोनों पक्षकारों को सुनना है, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द केस और लर्नेड डिफेंस काउंसिल, दोनों को सुन के अगर वो चाहें तो डिस्चार्ज कर सकते। डिस्चार्ज नहीं किए तो ये मामला आ गया अब
फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, सेक्शन नंबर 228, वो चार्ज फ्रेम करेंगे। चार्ज फ्रेम करने बारे में जो तरीके हैं वो हम किसी अन्य वीडियो में बताएंगे आपको, लेकिन वो चार्ज फ्रेम करेंगे। और चार्ज जब फ्रेम करेंगे तो मुलजिम को उसे पढ़ के सुनाएंगे और समझाएंगे और पूछेंगे क्या क्या तुम्हें स्वीकार है। अगर वो कहता हाँ, तो उसी के आधार पर 229 में उसे कन्विक्ट कर सकती। एक चीज और ध्यान यहीं दे दें, अगर जज साहब पाते हैं कि जो चार्जशीट आई हुई है नीचे जिसके आधार पर कमिट किया गया उसमें कोई एक धारा थी जो ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन, अगर एक भी धारा ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है तो पूरा केस जाएगा ना, कमिट हो गए। और वो जज साहब की निगाह में वो धारा मेड आउट हो ही नहीं रही है, तब वो एक काम कर सकते हैं, वो लिख के उस पर कि इसमें एक ही धारा कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है और वो मेड आउट नहीं हो रही है, अब वापस कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को मामला कि अपने हिसाब से वो आप चार्ज फ्रेम करिए और ट्रायल कीजिए। एक काम और कर सकते हैं, वो क्या, वो ये भी कर सकते हैं कि चार्ज फ्रेम कर दें बिना उस धारा के और भेज दें ट्रायल के लिए। ये था बेटा 228। 229 आप जान ही चुके हैं। 229 में अगर वो एक बार कर लिया है 228 में तो वो फिर उसमें करने, अगर 229 वाली बात नहीं आई 230 आ जाएगा। तो 230 में मेन बात क्या है, गवाहों को तलब किया जाएगा। प्रोसिक्यूटर साहब कोई लिस्ट देंगे गवाहों की, उनको वहां से वो समन भेजेंगे, अब वो आएंगे। अब आपको इतना, आप लोग तो एचजीएस वाले सब वकील साहबान होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम बताना, एप्लीकेशन कोई नहीं देना होता, जो चार्जशीट रहती है उसी पे नेम ऑफ द विटनेसेस इंदराज रहता है। जो वहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में काम कर रहा है वो उसमें से बता देगा साहब, उसके में से बोला। ये 230। 231 में गवाहों के बयान होंगे, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के। अब आप फिर ध्यान दीजिए, अब ये जो एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस होगा वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 138 के अनुसार हो गया, यानी कि एग्जामिनेशन चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर कराएंगे, क्रॉस डिफेंस के वकील कराएंगे, जरूरत पड़ी तो एग्जामिनेशन होगा। अब सेक्शन नंबर 132 आ गया। 132 में अगर इतने पर जज साहब इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इसमें कोई दम नहीं है केस में, मुलजिम छोड़ने रहेगा, तो वो एक्विटल कर सकते हैं। अन्य किसी ट्रायल में ऐसा नियम नहीं है, याद रखना, यहीं पे है, वो छोड़ सकते हैं। अगर ना छोड़े तो अब दो काम होंगे, वो यहां नहीं पाओगे बेटा, किताब में वो हम बता दे रहे हैं। गवाहों मुलजमान का 313 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान कराए जाएंगे, और अगर वो अपने बयान में उसमें पूछा था मेनली ये कि ये जो PW1 था, PW2 या PW3, इन लोगों ने आप खिलाफ जो ये बयान दिया है आपको इस संबंध क्या कहना। अब चाहे मुस्लिम का एक साधन जिस बस कह रहे हैं, झूठे गवाही दे रहे हैं, दुश्मनी इसलिए दे रहे हैं, जो भी कहें। अब एक मुख्य सवाल होता क्या आप सफाई देना चाहेंगे, यानी आप भी कोई एविडेंस देंगे। अगर वो कहता हाँ तो मुकदमा लग जाएगा 233 में, यानी डिफेंस एविडेंस। अब वहां पर बेटा उनके तरफ से गवाह आएंगे, उसमें एप्लीकेशन देंगे वकील साहब जज साहब को, उनको तलब किया जाएगा। एग्जामिनेशन चीफ कौन कराएगा, डिफेंस के काउंसिल कराएंगे। उनका क्रॉस कौन करेंगे, पीपी साहब करेंगे उनका क्रॉस। तो ये हो गया। इसके बाद अब 234 में आर्गुमेंट हो। एक चीज जान जाओ, चारों ट्रायल में सिर्फ इसी धारा में लिखा है आर्गुमेंट, और कहीं नहीं लिखा। बाकी जो आर्गुमेंट होते हैं वो सीआरपीसी की धारा 314 के अनुसार में होते हैं। आर्गुमेंट के बाद 235 में जजमेंट
235 में। और जजमेंट जब सुनाया जाएगा, अगर मुजरिम को कन्विक्ट किया गया है तो सजा के प्रश्न पर उसे सुना जाएगा। ये जरूरी है, ये बहुत मैंडेटरी है कोर्ट के लिए। और दूसरी बात कि अब अगर फांसी की सजा दी गई है तो उसमें पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा सजा में कि इनको फांसी गर्दन में रस्सी से बांध कर तब तक लटकाया जाए जब तक इनकी मृत्यु न हो। ये रहा जजमेंट। और बेटा जिस दिन जजमेंट दिया जाता है ना, अगर मुजरिम बेल आउट भी होता है तो एट द टाइम ऑफ जजमेंट वो बेल कैंसिल कर दी जाती है, उनको कस्टडी में दे दिया जाता है। कन्विक्शन हुआ तो कन्विक्शन वारंट बना के जेल चले जाएंगे। अगर छूट गए तो मिठाई बांटते हुए अपने घर चले जाएंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट 236 ये प्रीवियस अगर वो कहीं कन्विक्टेड हैं तो उनके लिए बना है, उसमें इनहेंस ऑफ द पनिशमेंट के लिए। आईपीसी में कहाँ है, कौन सेक्शन है? 75 में इसका जिक्र है। और लास्ट सेक्शन बचता है बेटा 237 सीआरपीसी। 237 का एक्चुअली संबंध किससे है? सेक्शन नंबर 199 के खंड 2 से। सेक्शन नंबर 199 क्या है सीआरपीसी? उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई डिफेमेशन संबंधित केस है सेक्शन 500 का, तो जिसका डिफेमेशन हुआ है वो आएगा कोर्ट में, और वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आएगा और वो अपने को बयान 200 में दर्ज कराएगा सेक्शन 200 में, और फिर कार्रवाई होगी। लेकिन उसके 2 में क्या है, उसमें ये कि यदि कोई वीआईपी है, कोई बड़ा मामला है जिनका कोर्ट में लाना मुनासिब नहीं है, मंत्री हैं, कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं या कोई है, तो उनकी तरफ से जो जिले का पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वही कंप्लेंट फाइल कर देता है। तो वो फिर सुनवाई मजिस्ट्रेट क्या नहीं होती, वो सुनवाई सेशन जज साहब के कोर्ट में होती है। और उसी के लिए धारा बनी है 13237। और लेकिन सुनवाई का जो तरीका है विचारण का वो वारंट ट्रायल का होता है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन ट्रायल। एक बात विश्वास रखिए कि अगर इसी वीडियो को आपने कायदे से देख लिया और अपने बुक में से इसको एक बार फिर दोहरा लिया तो शायद अन्य किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ने पे अन्य विषयों पर भी वीडियो बनाए जाएंगे। बहुत बहुत